दोस्तों, नवीन हेयर। आज से हम लोग ना ये इलेक्शन कमीशन का जो भी हम लोग पढ़ाई किए उसका नोट्स आपको देने जा रहे हैं। तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कि पहले तो एस वाई कुरैशी जो अपने क्या है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा कोट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इलेक्शंस आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन कमीशन क्रेडिबिलिटी इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। अब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है। तो अगर लेजिटिमाइज डेमोक्रेसी है तो लेकिन अभी तो क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सवाल उठ जाता है। अब देखिए इसका बेसिक देखिएगा तो पार्ट 15 में क्या है, ये इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 324 में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 26 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और आप अगर उस तरह से अगर आर्टिकल 325 देखिएगा तो इसमें बोलता है क्या कि रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स के बेसिस पर आप उसका अधिकार वोट मतलब इन्वॉल्वमेंट में वो होने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। अब इसमें लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर देखते थोड़ा आगे, तो 324A में क्या लिखा है कि सुपरटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो ये सबका पावर किसके पास रहता है, तो अपना इलेक्शन कमिश्नर के पास ही रहता है। क्या करा, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। क्या इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन कौन करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन का कंडक्ट करवाना किसका, तो एमएलए का, एमपी का और प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये सबका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाते हैं, तो अपना इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। क्या, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपना मतलब नो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। अब वो तो इलेक्शन कमीशन स्टेट के लिए अलग रहता है, जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज वाला इलेक्शन करवाता है। चलिए और आगे देखते हैं। 2 में लिखा है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो वही होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट द्वारा बनाने का ये प्रावधान था, लेकिन उसको अच्छे से करने, रिफॉर्म लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, मतलब अनूप बर्माल केस में। लेकिन फिर से अपना आप देखिएगा तो पार्लियामेंट उसको रिवर्स करके अपने ही खेमे में ले आई है कि जैसा वो चाहे तो उस तरह से अपना टट्टू मतलब ये बना सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपना बना सकता है। अब ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन टू बी द चेयरमैन। हाँ, तो जिसे अब अकेले था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बनेगा तो वो चेयरमैन, एक उसमें चेयरमैन भी ढूंढा जाएगा, तो वो क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या, वो चेयरमैन होगा। कह रहा है रीजनल कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग ईसी। ठीक है ना, तो इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करके अपना आप रीजनल कमिश्नर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसमें कह रहा है रिमूवल डिफरेंस। रिमूवल डिफरेंस तो आप कितना बार हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो वो तो किस तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से उनका रिमूवल का प्रोसीजर, बट व्हेन इज कम टू मतलब इलेक्शन कमिश्नर, तो उसको तो बस खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस से भी हटाया जा सकता है। तो वो उस तरह से थोड़ा सा दिक्कत था। स्टाफ सपोर्ट का अगर जरूरत पड़ेगा तो अपना तो इनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट होता नहीं है, तो ये स्टाफ के लिए अपना टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट और गवर्नर से हेल्प लेकर और अपना स्टाफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इलेक्शन कमीशन पावर एंड फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शन तो बस एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोच लेना होगा, एक तो आपको एज एन इंडिविजुअल सोच लेना होगा, और एक आपको सोच लेना होगा कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अभी 2000 से ज़्यादा है, तो उसमें इनका मदद रहता है। फिर ग्रांट रिकॉग्निशन ग्रांट करने में कि हाँ भाई कि आपका, जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर का पार्टी है तो वो रजिस्टर्ड है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है बिहार में। भी रिकॉग्नाइज कब होगा, एज ए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, कब, जब वो उनका क्राइटेरिया फुलफिल होगा। जैसे मान लीजिए कि स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए 8% वोट एंड ऑल चाहिए। अलॉट सिंबल, ठीक है, जैसे बैग प्रशांत किशोर को मिला तो वो सब कौन, इलेक्शन कमीशन अलॉट करती है। प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल, तो ये काम भी, जैसे आप एसआईआर देख रहे हैं तो ये इसी का एग्जांपल है। ये एसआईआर जो देख रहे हैं तो उसी का एग्जांपल है। किसका, तो प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, तो इलेक्शन को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, जैसे एलिगेशन लगाया जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूलिंग गवर्नमेंट से बात करके और उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करती है, बट दिस इज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑल। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है, दो इसका लीगल बैकिंग नहीं रहता है, बट स्टिल दे डू दैट। ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट भी डिक्लेयर करती है। ठीक है ना, तो कभी कभी उस पर भी लोग का एलिगेशन लग जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी की एज अ कोर्ट टाइप से भी काम करने लगता है डिस्प्यूट के केस में। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि कौन सा, अगर पॉलिटिकल पार्टी दो लड़ लिया तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है कि ओरिजिनल है उस फैक्शन में से। जैसे एनसीपी का देख लीजिएगा, शिवसेना वाला देख लीजिएगा, या बिहार का आप एलजेपी का देख लीजिएगा, तो उस टाइम ये रिकॉग्नाइज करती है। अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल, और किसको जो है मेन इलेक्शन सिंबल, जैसे अपना पशुपनाथ पारस को मिल गया और इसको रामविलास जी के लड़का को हेलीकॉप्टर मिल गया। अब ये देखिए एडवाइजरी पावर में देखिए कि एडवाइज प्रेसिडेंट या गवर्नर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए एंड एमपीज, ठीक है ना, अदर देन ड्यू टू द एंटी डिफेक्शन, जो कि आपको पता ही है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इतना से बना है। ठीक है ना, तो उसमें तो एंटी डिफेक्शन को छोड़कर बाकी अगर किसी केस में अगर एमएलए एमपी को अगर मतलब हटाना है तो यही जाकर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि इसको हटा देना है। अब ये देखिए वो एडवाइज प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड in a state under the precedent rule in order to
एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर मैक्सिमम टू 3 ईयर। तो आप देखिएगा कि ये मतलब उस तरह से है कि अगर कहीं पर लेट्स से कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वहाँ पर हम लोग इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये देखिए विदिन 6 मंथ तो इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन अगर नहीं करवा पा रहे हैं और उसको एक्सटेंड करना है तो इसमें इलेक्शन कमीशनर का पूरा ये रहेगा, इफ दे विल स्टडी एंड दे विल फील दैट वी आर नॉट एबल टू गो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओवर हियर, देन दे विल रिकमेंड दिस थिंग टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड दैट पीरियड फॉर अनदर 1 ईयर ऑफ दैट प्रेसिडेंट रूल एंड ऑल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग ने इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन डजंट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्या है कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है इसको शो करता है। जैसे आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल एंड ऑल, तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर वो ऑफिस होल्ड करता है। मतलब कहने का है कि जब भी अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब भी एड एंड एडवाइस करे आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। जैसे पूरा मिनिस्टर एंड ऑल जो है तो वो मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ही काम करते हैं। तो ये बट इफ यू टॉक अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसको तो हटाने के लिए आपका रिमूवल प्रोसेस जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है क्या, चीफ इलेक्शन कमीशन इज रिमूव्ड इन द सेम मैनर एट द ग्राउंड ऑफ द, ये है सुप्रीम कोर्ट जज, यही तो हम आपको बताए अभी। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, अदर इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट ईसी रिकमेंडेशन। ठीक है ना, विदाउट अदर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना अदर इलेक्शन कमिश्नर को आप नहीं हटा सकते। फिर क्या कर रहा है, सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम है 2 लाख सैलरी और उसके बाद कर दिए 1.5 लाख, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वंस मतलब डिसएडवांटेज पर नहीं उसको कम कर सकते, उसको 2.5 लाख आप कर सकते हैं लेकिन 1.5 लाख नहीं कर सकते। अब देखिए कंसर्न एंड लिमिटेशन, इसमें देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या आता है कि नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है इफ़ यू टॉक अबाउट द, और बहुत सारे मतलब कि स्टडी में ये बोला भी गया है कि परमानेंट इनको सेक्रेटेरिएट मिल जाता तो ठीक रहता है। इस तरह से आप देखिए कि नो मेंशन ऑफ क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं है भाई। कहीं पर भी जो जज वगैरह भी बनाने जाते तो वहाँ पर लिखा रहता है कि 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ हो, इस मतलब कि मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में इतना दिन रहे हो, हाई कोर्ट में इतना दिन प्रैक्टिस किया। लेकिन बट इफ यू टॉक अबाउट हेयर मतलब इलेक्शन कमीशन बनने का, तो यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। डिफरेंस इन रिमूवल ऑफ द, ये तो है ही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। नो बार फॉर द रीअपॉइंटमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना बार भी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो और ये क्या करा है, एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज। वो देखिए ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन हो जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में, क्योंकि आप एक्सपेंसेस चार्ज नहीं है तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पर डिपेंडेंसी है। तो इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा सोच समझ के ही अपना एक्सपेंसेस और डिसीजन लेती है, इसको चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है ना। लीगल लिमिटेशन में देखिए कि नो पावर टू डी रजिस्टर, तो डी लिस्ट तो कर देता है बट डी रजिस्टर करने का पावर नहीं है। हम लोग देखे थे ना कि रजिस्ट्रेशन करना या सिंबल अलॉट करना या रिकॉग्नाइज करना, ये सब काम पार्लियामेंट और सॉरी इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकती है। अब उसका देखिए कि नो लीगल बैकिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये बात तो मतलब जग जाहिर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन करता है तो झूठ मूठ के FIR दर्ज होगा और उस पर कुछ काम नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहने का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, तो ये लोग का क्या इस पर है, तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल में ये लोग का से है, तो इससे भी आप कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कैसे लोग मतलब उस तरह से करेगा। फिर देखिए कि नो सेपरेट सेक्रेटेरिएट, तो ये तो एक है ही पोस्ट रिटायरमेंट ऑफर कि मतलब आप रिटायर हो जाइए फिर आपको हम मतलब राज्यसभा में भेज देंगे या किसी जगह का गवर्नर बना देंगे या आपको मतलब एमपी का टिकट दे देंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से लुक्रेटिव ऑफर देकर और आप इन लोगों को ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे। अदर कंसर्न में क्या, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो देखिए तो इसमें तो हम अभी तो ये तो प्राइम एग्जांपल है, मतलब अभी का जो करेंट एग्जांपल है, तो उसी के लिए तो ये पॉइंट है कि किस तरह से एकदम लगा कि जैसे कि आप एक बार सुनिएगा ज्ञानेश कुमार को ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लगा कि बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं क्राइसिस ऑफ द क्रेडिबिलिटी। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, यूज ऑफ इंडियन आर्मी इन पॉलिटिकल रैलीज एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट के मिशनरीज को यूज करके आता है इलेक्शन में, उस तरह से क्या आता है। थ्रेट टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैप्चर, तो ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भी हो सकता है। देखिए कोई इंस्टीट्यूशन अगर रीढ़ का हड्डी देखा ही नहीं, स्पाइनलेस हो जाए, तो उसका तो कैप्चर तो कर ही लेगा ना, दूसरा तो इंस्टीट्यूशन उसको डोमिनेट तो करेगा ही। कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो इसका कंपोजिशन हम कितना बार डिस्कस कर लिए हुए कि पहले तो ये सिंगल मेंबर हुआ करता था, फिर हम लोग यहाँ पर जाके क्या किए, तो यहाँ पर हम जाके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए 1988 में किए। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि एज जो है कि एज को हम लोग क्या किए 21 ईयर से 18 साल कर दिए, 18 साल कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नंबर 23 मेंबर करना पड़ा। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हो गया तो सिंगल मेंबर कर दिए। फिर जो TN सेशन सर आ गए और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल करने के लिए फिर से 3 मेंबर ये कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
अब हम लोग ना इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह से करवाने में कंट्रीब्यूट करती है वो देखते हैं। तो ये देख लीजिए कह रहा है क्या, डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। ये आपको ना आर्टिकल 82 में मिल जाएगा कि इसमें कहा जाता है कि हर सेंसस के बाद ना क्या कर रहे हैं, एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी। अब वो रिकमेंड करेगी कि हमको कहाँ कहाँ का मतलब उस तरह से मतलब कहाँ कहाँ पर कितना जो इंक्रीज करने वाला है सीट वो बताएगी, ठीक है। तब ये देखिए प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल, इसी को ना आप लोग ये करते हैं SIR बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो उस तरह से जो है ना तो ये किया जा सकता है। ये क्या है, तो ये इलेक्शन कमीशन के जुरिडिक्शन में आता है, वो उनका काम ही रहता है क्या कि प्रिपेयर एंड रिवाइज क्या तो इलेक्टोरल रोल, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्या, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है, ग्रांटिंग स्टेटस एंड ऑफ नेशनल स्टेट या रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी आप जनसुराज पार्टी को आप कह सकते हैं। और शायद माझी चचा का पार्टी जो हम है ना वो भी अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे थे कि हमको कम से कम 10-12 सीट दीजिए, तो वो भी रिकॉग्नाइज नहीं है। अब ये देखिएगा, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम, तो ये भी काम किसका रहता है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में ये भी कंट्रीब्यूट करता है। नोटिफाइंग डेट्स शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, आप देखिएगा ना जो भी पावर एंड फंक्शन है ना इलेक्शन कमीशन का वो इसमें आ जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट, सब दोनों को फॉलो करना है। आप कह रहा है क्या, सुपरविजन ऑफ इलेक्शन मशीनरी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये सुपरविजन भी क्या आता है कि सरकारी महकमे का यूज जो है कि कौन ना कर ले, तो पॉलिटिकल पार्टी या जो पार्टी इन पावर है तो वो सरकारी चीज़ों का यूज ना कर पाए, उस तरह से। इसी उसमें आप देखिएगा ना तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर भी रहता है कि जैसे इलेक्शन अनाउंस हो जाए ना उस स्टेट में लेट्स से, तो वहाँ का जो DM है तो उसको भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपना अकॉर्डिंग जैसे चाहे। क्या कि अगर मान लीजिए पहले से पता है कि थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, तो आप वहाँ से ट्रांसफर वगैरह करवा सकते हैं। करेक्ट, टू कैंसिल पोल इन द इवेंट्स ऑफ द रेगिंग या बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, या वायलेंस और अदर इरेगुलरिटीज, ऐसा कुछ होगा तो ये इलेक्शन कमीशन के हैंड में होता है कि वो क्या वहाँ का मतलब कि इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं और फिर से करवा सकते हैं। अब ये देखिए इशू विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ करवाने का दावा किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या इशू आ रहा है। एक तो आप देख लीजिए कि जो लोकसभा MP विद क्रिमिनल केसेज, तो ऐसा ना एक बार ऐसा मतलब ये भी बताया कि जिस पर केस भी चल रहा है ना तो उसको भी क्या करना चाहिए, डिबार कर देना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। केस भी चल रहा है तो अरे केस भी चल रहा है इन द सेंस ना, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपको लोअर कोर्ट से ना सजा मिल जाता है कि हाँ कि इसको मान लीजिए 3 साल 4 साल का सजा मिल जाता है, वो क्या होता है हाई कोर्ट में जाकर वो अपील कर देते हैं। तो जैसे हाई कोर्ट में आप अपील कर देते हैं ना तो आप फिर से मतलब वही बात है ना कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो आप तभी भी आपको गिल्टी नहीं माना जाता है और फिर से आप इलेक्शन करते रहते हैं और वो जो है हाई कोर्ट में अपना जो है कि केस चलते रहता है। तो कहा ऐसा गया था कि अगर एक बार आपको सजा मिल जाए तो जब तक फिर हाईकोर्ट सुनवाई न करे ना तो वो कैंसिल भी नहीं कर सकती है और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस तरह का कुछ नियम कानून लाने की बात चल रही। नहीं तो अब देखिए मतलब आप उसको कानून बनाने के लिए बैठा, मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं अपने देश में जो कानून बनाने के लिए बैठे हैं, लॉ मेकर है जो कि खुद ही लॉ ब्रेकर है, और वो भी नहीं ऐसा मर्डर रेप जैसे केसेज में, मतलब क्रिमिनल केसेज में। ऐसा नहीं है कि किसी के घर से चोरी कर लिया, एंड ऑल कर लिए, किसी को किडनैप करने में, मर्डर करने में, रेप करने में, धमकाने में, ऐसा सब में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और ये लोग इतना बड़ा लोग है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि इससे कोई जबरदस्ती लड़ने आया होगा। यही लोग होंगे जो कि मतलब किसी को दिक्कत पहुंचाए होंगे। तो आप देख लीजिए जब ये लास्ट टाइम जब कांग्रेस जीती थी 2009 में तो वो 30% के ऐसा उस पर बीजेपी को सौंप दी, और बीजेपी 2024 में कहाँ तक लेके चला गया है, 46%। नो डाउट है कि नेक्स्ट इलेक्शन में 50% से ज़्यादा जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे। तो बीजेपी सब कुछ ऐसे बढ़ा दिया, महंगाई भी इसी तरह से बढ़ा दिया है, अपना जो है कि देखिए क्रिमिनल उसमें है तो वो सब भी करा दिया, लेकिन जो वजीफा मिलता है ना पढ़ाई और रिसर्च के लिए उसको लेकिन बहुत घटा दिया है। खैर चलिए ठीक है, तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, तो यही तो सुधार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये देखिए ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ठीक है। अब ये देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, क्या, हाँ ये देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा इशू है कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। जो रीजनल पार्टी सब जो रहती है ना तो वो आप देखिएगा ज़्यादातर कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड उसी पर रहती है। पेड न्यूज़ तो समझिए तो दीमक की तरह अपने देश को खाया जा रहा है, ठीक है, इसका तो कोई उपाय नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो अब देखिए ये तो अब नहीं रहा, खैर तो इसको आप काट सकते हैं, बट स्टिल आप देख लीजिए कि ये क्या है कि इलेक्टोरल फंडिंग है, तो ऐसा ओपेक इलेक्टोरल फंडिंग जो है ना तो वो कहीं ना कहीं जैसे इनोनमस फंडिंग हो गया, अब कोई भी आकर पैसा दे रहा है तो वो तो आप समझिए कि सरकार को ही पता है कौन दे रहा है और उस देने वाले को ही पता है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म, इस तरह से ब्लैक मनी एंड ऑल, वो जो है कि बहुत इसमें यूज होता है भर भर के। तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी सरकार इसलिए लेकर आई थी कि वो चाहती थी कि है ना कि फंडिंग में सुधार है। देख रहे हैं लोग का इंटेंशन, देख रहे हैं। अब ये देखिए मॉडल ऑफ कोड का वायलेशन तो भर भर के होता है।
पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, इस पर भी बात किए थे कि भाई अगर हार जाता है कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी तो फिर जाके सबका धुनाई शुरू कर देता है कि सब वोट नहीं दिया, खाली पैसा ले लिया है। नो लिमिट ऑन द कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी पर आप कोई एक्सपेंडिचर का लिमिट नहीं लगा कर रखिएगा, तो इट इज़ लाइक मीनिंगलेस टू हैव दिस काइंड ऑफ लिमिट ऑन इंडिविजुअल एमएलए और एमपी। आप पार्टी पर रखे नहीं तो वो जैसे ही उसको लगता है कि मेरा एक्सपेंडिचर एक्सपेंड हो रहा है तो उसको क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में दिखा देता है। तो एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम एक एमएलए एमपी पर एक्सपेंडिचर का लिमिट लगा कर रखें, दूसरा बात यह है कि वो उसको पार्टी के एक्सपेंडिचर में अपना एक्सपेंडिचर देखा जाता है, और उससे भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करता है कि उसका कोई जांच तो ठीक से करता नहीं, तो वो एक्सपेंडिचर भी तो उसका उसी तरह से पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो अब ये रहा मतलब आपका एक लेक्चर। अब एक लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग ना रिफॉर्म वगैरह क्या हुआ है, मतलब पास्ट में रिफॉर्म क्या हुआ है, अभी क्या रिफॉर्म नीडेड है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो ये सब हम लोग ना इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।